लार्ज कैप कम रिस्की है पर बहुत बोरिंग लगता है और रिटर्न्स भी जरा कम आते हैं। स्मॉल कैप की बात करूँ तो एक्साइटिंग बहुत है पर रिटर्न्स देख के टेरिफिक लगता है। इन दोनों के बीच में एक ऐसा मार्केट कैप है जिसे अक्सर इन्वेस्टर भूल जाते हैं। बट हाँ, अगर आप इसके रिटर्न्स देखोगे तब ये फंड सबको याद आता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। देखो, बात ऐसी है ना कि मिड कैप फंड्स जो है वो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आता है। अक्सर या तो वो कभी स्मॉल कैप होते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा बिजनेस ग्रो करने के बाद वो मिड कैप के मार्केट कैप में आते हैं, या तो फिर वो काफी समय तक एक प्राइवेट लिमिटेड रह के ही अपने बिजनेस को एक काफी बड़े लेवल पर ग्रो करते हैं एंड देन दे डिसाइड टू गेट लिस्टेड इनटू द मार्केट विद अ ग्रेटर मार्केट कैप। तो दोनों केस में कहीं ना कहीं इसमें एक प्री ग्रोथ स्ट्रैटेजी या एक प्री ग्रोथ पीरियड हमें देखने को मिलता है। सो बात ऐसा नहीं कि आज हम जो भी लार्ज कैप फंड्स देख रहे हैं, कभी तो भी पास्ट में वो भी कभी मिड कैप फंड्स हुआ करते थे। व्हेन दे ग्रोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन दे मेड ह्यूज कंपाउंडिंग रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स हाउ दे टुडे बिकम अ लार्ज कैप। सो यही फ्रेमवर्क होता है मिड कैप में। देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कि अगर मैं टॉप 100 मिड कैप्स को भी कंसिडर करूं, सो देयर इज अ चांस कि आने वाले समय में नहीं 100 में से एटलीस्ट 10, 15, 20, 25, 30 तो भी एटलीस्ट लार्ज कैप बनेंगे, अपना वो पोजीशन न्यू मार्केट कैप में बनाएंगे एंड दैट्स हाउ मिड कैप विल परफॉर्म बेटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स दैट हैव परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट इज द रियल रिस्क दैट कम्स विद मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। यस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मिड कैप म्यूचुअल फंड। देखो गाइस, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप को लेकर ना मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं आपको एक इजी ब्रेकडाउन देता हूँ। सेबी क्या कहता है कि फर्स्ट कंपनी से लेके तो 100 कंपनी तक हम उसे लार्ज कैप कहेंगे, 101 से लेके तो 250 कंपनी तक हम उसे मिड कैप कहेंगे और 251 के आगे जितनी भी कंपनी आएगी हम उन सब को स्मॉल कैप कहेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू मिड कैप म्यूचुअल फंड, देयर इज अ सेम मैंडेट कि किसी भी फंड मैनेजर को जो मिड कैप म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहे हैं उन्हें 65% एसेट मिड कैप फंड्स में रखना मैंडेटरी है। यानी कि जो 101 से लेके तो 250 कंपनी है उनमें ही इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। बाकी का बचा हुआ जो 35% है वो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लार्ज कैप, स्मॉल कैप, डेट, फॉरेन फंड्स कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं मेरे जनरल एक्सपीरियंस के टर्म्स पे अगर बात करूं तो फंड मैनेजर अक्सर 65% मिड कैप में तो रखते हैं, बट जो 35% है अक्सर उसमें लार्ज कैप या कैश या डेट रखना पसंद करते हैं जस्ट टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पोर्टफोलियो। और अक्सर हम जिसे मिड कैप फंड समझते रहते हैं वो मिड कैप नहीं बल्कि मिड कैप लार्ज कैप कंबाइंड फंड बन जाता है। इसीलिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके कंस्टिट्यूएंट्स और अलोकेशन देखना जरूरी है। अगर मैं थोड़ा सा मिड कैप फंड के बारे में और बात करना चाहूंगा तो कंपनी के फेजेस के बारे में आप ऐसा समझे कि ये कंपनी का वो लाइफ फेज है जिसमें कंपनी अपने टीनेज में है और उसके लिए बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। ये अक्सर ऐसा स्पेस है जिसमें बहुत सारी कंपनीज फास्ट ग्रोइंग स्टेज में होती है, मल्टीपल टाइम्स री रेटिंग इनमें होती है, अच्छी बुरी, और ये सिलसिला अक्सर चलते रहता है। और हाँ, यही ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें से तुम्हें 5 या 10 साल बाद आपका अगला HDFC या रिलायंस भी मिल सकता है। मोस्टली अगर मैं इसमें थोड़ा टेक्निकली बात करूं, अगर इनके चार्ट्स की बात करूं तो मिड कैप कंपनीज या तो आपको एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन ऊपर जाते हुए दिखेंगे या तो काफी चॉपी दिखेंगे। अक्सर ये होता है इसलिए क्योंकि ये सारी कंपनीज अपने हाई ग्रोथ फेज में होती है। समझ लो कि कंपनीज को कैपेक्स करना होता है, कॉस्ट कम करना होता है, उसी के साथ उन्हें मार्केट शेयर कैप्चर करना होता है, उन्हें न्यू मार्केट्स में एंट्री करनी होती है, जिस कारण से इनके अर्निंग्स ग्रोथ काफी हायर होते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप, और इसीलिए इनमें अक्सर वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा देखी गई है। मिड कैप कंपनीज में एक अक्सर ऐसा पैटर्न है जिसे इन्वेस्टर्स भूल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं री रेटिंग पोटेंशियल। अक्सर होता ऐसा है ना कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल और एक्सेस री रेटिंग के कारण इस कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर चुकी होती है, बट व्हेन इट कम्स कि जब इसकी री रेटिंग की बारी आती है तो एनालिस्ट इसे इसके वैल्यूएशंस पे हायर मल्टीपल्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं मिड कैप की अगर मैं बात करूं, हाई ग्रोथ प्लस लार्जर वैल्यूएशन मल्टीप्लस, इसे डबल प्रॉफिट इंजन कहते हैं या डबल ग्रोथ इंजन कहते हैं, जिसके कारण अक्सर मिड कैप्स में एक फास्ट ग्रोथ या फास्ट बुल रन का पोटेंशियल देखा गया है। थर्ड इसमें एक चीज है लिक्विडिटी कंसर्न। अक्सर ट्रेडिंग लिक्विडिटी जो है मिड कैप फंड्स की वो काफी कम होती है, जिस रीजन से अगर किसी भी FII या DII को इसमें पोजीशन बनानी है तो अगर एक भी ऑर्डर डालते हैं तो अक्सर इसमें बहुत सारे प्राइस बड़े रेंजेस बन जाते हैं, जिस कारण से एक किसी के बाइंग पे ये बहुत इरेशनल बिहेव करके 5-10% की रैली दे देते, या किसी एक बड़े प्लेयर के सेल करने पे ये उतना ही गिर भी सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि चाहे मार्केट स्टेबल भी हो बट दिस टेंड्स टू परफॉर्म हाईली वोलेटाइल ड्यूरिंग द नॉर्मल पीरियड एज वेल। अगर मैं वोलेटिलिटी के नंबर टर्म्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं 1.3 से लेके तो 1.5 तक इसका बीटा दिखा गया है एज कंपेयर टू एनी लार्ज कैप इंडेक्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द रिस्क व्हाइल वी आर इन्वेस्टिंग इन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो आयरॉनिकली हिस्टोरिकली ये चीज देखी गई है कि इनके ड्रॉडाउन्स काफी ज्यादा होते हैं। जब मार्केट में एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक टेंशन का पीरियड रहता है या अनसर्टन पीरियड रहता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स 35 to 40% तक भी नीचे जाके करेक्ट होते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन कि ऐसे में अगर आप वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते देन इट बिकम्स
becomes really difficult to stay invested in this fund. बट हाँ, यूजुअली ऐसा भी देखा गया है कि इसके बाद जब इनकी रिकवरी आती है तब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं. सेकंड, इट कम्स टू लिक्विडिटी रिस्क. एज वी हैव डिस्कस्ड कि भाई जब भी कोई बड़ा प्लेयर इसमें बाइंग या सेलिंग करता है, अक्सर इसमें प्राइस मूवमेंट्स बहुत बड़े आते हैं, और क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम होती है, तो जब आपके फंड मैनेजर यानी जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वो फंड मैनेजर भी बिकॉज ऑफ रिडम्पशन अगर सेल करने जाए या बिकॉज ऑफ मोर बाइंग अगर वो बाय करने जाए, तो काफी बार उन्हें बाइंग या सेलिंग में दिक्कत जा सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी कम होता है और फंड साइज बड़े होते जा रहे हैं इंडिया में. मिड कैप्स आर इन लॉन्गर रिकवरी पीरियड. अक्सर कभी भी जब मार्केट में एक टॉप ड्रीडाउन शार्प ड्रॉडाउन आता है, यानी कि 2008 का क्रैश बोल दो या कोविड का क्रैश बोल दो, उसके बाद देखा गया है कि ये जो स्टॉक्स है ये रिकवरी के लिए काफी समय लेते हैं. नॉर्मल करेक्शन के टाइम तो ये रिकवरी अच्छे दिखाते हैं, बट जब एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक इकोनॉमी वाइज हम जब अनसर्टेनिटी के पीरियड में रहते हैं, ऐसे समय पे अक्सर देखा गया है कि मिड कैप 3, 4 या 5 साल भी ले सकते हैं उनके प्रीवियस हाई को हिट करने के लिए. नाउ द मेजर पॉइंट कम्स कि मिड कैप फंड में हम इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर ये जानना है कि क्या फंड सही में मिड कैप फंड है या नहीं. अक्सर देखा गया है कुछ म्यूचुअल फंड्स या कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनमें फंड मैनेजर ने 65% तो मिड कैप में इन्वेस्ट करके रखा है, पर 35% लार्ज कैप में डाल के रखा है. सिंस इंसेप्शन अभी तक वो फंड वैसा ही चल रहा है. सो ऐसे केस में मेरे हिसाब से तो ये एक प्योर मिड कैप फंड नहीं है, बट हाँ, इट कुड बी अ गुड हाइब्रिड और गुड इमर्जिंग फंड जिसमें आपको मिड कैप और लार्ज कैप का एक अच्छा अल्टरनेटिव मिल सकता है. सो व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड, पहले ये जान लो अलोकेशन वाइज कि क्या आपने सही में एक मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या वो मिड कैप लार्ज कैप का कंबाइंड फंड है. देयर आर सर्टेन मिड कैप फंड जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट अगर मैं उसके अलोकेशंस की बात करूं तो उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का एक मिक्स हिट है. बट हाँ, जब ऐसा होता है तो इसमें रिस्क भी बढ़ जाती है. आयरॉनिकली ये भी देखा गया है कि काफी सारे मिड कैप फंड जिनमें लार्ज कैप है, दे टेंड टू बी वेरी सिमिलर विद द मल्टी कैप फंड, क्योंकि अगर आप किसी मल्टी कैप फंड के भी उठा के देख लो तो उसमें मेजॉरिटी चंक लार्ज कैप और मिड कैप को मिला के ही होता है, और बहुत छोटा या सिर्फ नाम के लिए उसमें स्मॉल कैप फंड होता है. सो अगर आप किसी ऐसे मिड कैप फंड में फंसे हुए हो जो लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस कर रहा है रादर देन मिड कैप एंड अदर कैप, देन इट मेक सेंस कि आप मिड कैप में ना इन्वेस्ट करते हुए आप किसी एक मल्टी कैप फंड को कंसिडर करो. अब जानते हैं कि किन लोगों के लिए ये फंड बेस्ट है और किन लोगों ने इन फंड्स को अवॉइड करना चाहिए. सो देखो गाइस, अगर यू आर अ इन्वेस्टर जिसका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन अराउंड 7 to 10 इयर्स या उससे ज्यादा का है, तो मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए एक सही चॉइस हो सकता है. उसी के साथ आपके पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, उसमें ऑलरेडी आपने कोई लार्ज कैप या लार्ज कैप इंडेक्स फंड एक बना के रखा हुआ है और उसको आप ग्रोथ के लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप एक मिड कैप फंड को उसमें कंसिडरेशन दे सकते हो. अगर मैं बात करूं एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसे कोई लोग जो जिनका एज ग्रुप काफी छोटा है, लाइक 25 to 35 या 25 to 40 के एज ग्रुप में, और एक लॉन्गर टर्म के लिए वो अपनी एसआईपी करना चाहते हैं, लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एसआईपी के लिए भी मिड कैप फंड एक बेटर चॉइस हो सकता है. अब जानते हैं कि किन्हें इन फंड्स को अवॉइड करना चाहिए. तो देखो गाइस, बात ऐसी है, इफ यू आर ए इन्वेस्टर जिसका टाइम हॉरिजॉन 5 या 7 साल से छोटा का है, यानी कि कम समय के लिए आप वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आने वाले समय में उसको आपको आपके पैसे का एक नीड हो सकती है, ऐसे इन्वेस्टर्स ने मिड कैप फंड्स को अवॉइड करना चाहिए. उसी के साथ इफ यू आर समवन जो इमोशनली बहुत वीक है, हालांकि वोलेटिलिटी देखते बराबर आपको डर लग जाता है, एक पैनिक सा हो जाता है और आप बहुत इरेशनल डिसीजन लेके फंड्स को सेल कर देते हो, तो ऐसे लोग भी इस फंड से दूर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप इस फंड में इन्वेस्ट करोगे कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आने वाला है. और तो और लास्ट एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल, इफ यू आर समवन जिन्हें म्यूचुअल फंड्स का या मार्केट्स का इतना नॉलेज नहीं है, जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो चाहते हैं बट अलग अलग फंड मैनेज नहीं करना चाहती या फंड मैनेज करना आता नहीं है, ऐसे लोग भी इस सिंगुलर फंड से दूर रहे. ऐसे लोगों के लिए मेरा एडवाइस होगा कि आप या तो मल्टी कैप, मल्टी एसेट या फ्लेक्सी कैप फंड्स में कंसिडरेशन कर सकते हैं. सो लेट मी कंक्लूड विद दिस. अगर मैं मिड कैप फंड्स की बात करूं तो ये एक बहुत स्वीट स्पॉट है जो लार्ज कैप के सेफ्टी नेट से तो थोड़ा सा दूर, बट स्मॉल कैप के रिस्की नेट से बहुत सेफ्टी के साइड आता है, यानी कि एक बीच में आता है. अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो का कंस्टिट्यूएंट समझना चाहते तो ऑब्वियसली ये आपको एक बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है. बट हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर समवन जो पैनिक देख के, करेक्शन देख के डर जाता है, तो प्लीज इस फंड से दूर रहे. मैं आपको सही में बताता हूँ, आई एम माई सेल्फ इन्वेस्टेड इनटू दिस फंड, बट हाँ, ऐसे करेक्शन पीरियड्स इसमें जरूर आते हैं और मैंने 2-3 बार देखे हैं. हालांकि इमोशनल फैक्टर उसमें आ जाता है, बट स्टेइंग कंसिस्टेंट, स्टेइंग इन्वेस्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फंड. और हाँ, आई हैव गॉट वेरी गुड रिटर्न इन दिस फंड. इट इज नॉट गारंटी, ऑब्वियसली नो फंड इज गारंटेड फंड, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस दैट दिस fund tends to perform better when you get a gooder bull run and a bigger bull run. So here we are about to discuss the performance of the last few greatest perform mutual funds. But उसके पहले एक छोटा सा नोटिस दे दूं, all the funds that we are discussing here are on the basis of their past year performances. Past year performances is not at all a guarantee of future return, whereas investing in any equity mutual fund subjects to market risk. So please read all the documents carefully or connect with your financial advisor before that. Also a small note on our side that we are AMFI registered mutual fund distributor with our ARN flashing here. If you are someone, या अगर आप ऐसे कोई हो जिन्हें अपने म्यूचुअल फंड्स का एग्जीक्यूशन सर्विसेज चाहिए, मॉनिटरिंग सर्विसेज चाहिए, या आप चाहते हो कि हम लोग आपके म्यूचुअल फंड्स के बाइंग
बाइंग सेलिंग या हैंडलिंग करे विथ योर पोर्टफोलियो, देन वी आर समवन दैट यू कैन गेट इन टच विथ अस। इसके लिए हमने मोबाइल, व्हाट्सएप एंड ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो येस, नाउ लेट्स गो ahead and do our performance review. सो गाइज, दिस इज़ अ पीयर कंपैरिजन डैशबोर्ड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हमने फेयरली ओल्ड डेटा लिया है, मार्च के एंड का डेटा लिया है। अक्सर से भी हमें रिसेंट डेटा पे काम करना अलाउ नहीं करता है, एंड दिस इज पास्ट प्रीवियस डेटा एज ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। सो ऑब्वियसली द डिस्क्लेमर इज मेंशन दैट इज नॉट गारंटी फॉर फ्यूचर, एंड वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 4 फंड लिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो हर किसी का फेवरेट बना हुआ है, HDFC मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, कोटक मिड कैप फंड। 2 मिड कैप फंड इसमें और है, दैट इज एडेलवाइज एंड निपॉन। इनिशियली हमने इनको सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि जब हम अलोकेशन परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं तो उसमें लार्ज कैप या सेफ्टी नेट ज़्यादा है और मिड कैप के अलोकेशंस कम है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो एक इमर्जिंग फंड की तरह लगता है या एक मल्टी कैप फंड की तरह लगता है, ना कि प्योर मिड कैप फंड। हम उन्हें भी कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली, बट पहले देखते हैं मिड कैप फंड्स के बारे में। मिड कैप फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हैज गिवन अराउंड 28%, 0.4% रिटर्न CAGR इन लास्ट 3 years। दैट इज़ व्हेन इट कम्स टू HDFC इट इज़ 21%। अगर कॉन्ट की मैं बात करूँ तो 20.4.3%। गाइस देखो, कॉन्ट हमेशा ही रिस्की खेलता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसमें स्मॉल कैप का अलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स जिन्होंने मिड कैप से ज़्यादातर रिटर्न बना है रादर देन स्मॉल कैप। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप है तो ऑब्वियसली आपका रिस्क ज़्यादा होगा। वही अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप ज़्यादा है, स्मॉल कैप थोड़ा सा है, लार्ज कैप लार्ज कैप थोड़ा ज़्यादा है और डेट या कैश है, तो एक कहीं ना कहीं वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रिस्की फंड्स। कोटक की अगर मैं बात करूँ तो इट हैज़ 20.9%। देखो, वन मोर थिंग आई टेल यू, इसमें मैं अभी निपॉन और एडेलवाइज दोनों ऐड कर देता हूँ। स्टिल मोतीलाल हैज़ परफॉर्म्ड बेटर, एडेलवाइज हैज़ परफॉर्म इवन मोर बेटर। बट अगर वही मैं अलोकेशंस की बात करूँ तो एडेलवाइज फंड में थोड़ा सा स्मॉल कैप टिल्ट ज़्यादा है और वही निपॉन में लार्ज कैप का टिल्ट ज़्यादा है। अगर मैं इसी के ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो जो हमारा स्कोरिंग पैटर्न है जिसमें अक्सर हम 1 year 3 year टाइम फ्रेम क्या पास्ट ईयर परफॉर्मेंसेस प्लस शार्प रेशो वेर एज कॉस्ट एंड रिस्क तीनों चीज़ें कंसिडर करते हैं। सो अगर मैं इसके रेटिंग की बात करूँ तो हाईएस्ट रेटिंग इसके पास है मोतीलाल को विच इज़ 6.3%, सेकेंड लार्जेस्ट रेटिंग है एडिलविज को दैट इज़ 6.0 एंड थर्ड रेटिंग इज़ एट क्वांट एट 5.9%। बट यही अगर मैं मोतीलाल की बात करूँ तो ये थोड़ा सा फोकस्ड और मिड कैप कैटेगरी की तरफ जाता है, बट वही एडिलवाइज और क्वांट की बात करूँ तो ये मिड कैप प्लस स्मॉल कैप के टिल्ट में जाता है। अभी यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांटेड टू गो। अगर इसके फुल मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा सा इन्हें हटा देना चाहूँगा क्योंकि मैट्रिक्स हमारे लिए सही नहीं जाएंगे। अगर इनमें स्मॉल कैप्स है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो हमें एक अनसर्टन एनालिसिस देंगे। बट वही अगर मैं पियरली मिड कैप, गाइस देखो बाकी के म्यूचुअल फंड में अगर हम देखते हैं ना तो रिस्क कहीं ना कहीं अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द फंड, बट जब व्हेन इट कम्स टू मिड कैप फंड देखो सबका ही रिस्क हाई है। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ रिस्की फंड, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्टेबल फंड लाइक लार्ज कैप और इंडेक्स फंड। सो जब भी आप इन्वेस्ट करो मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट और पिक द राइट फंड। अगर मैं इनके फंड मैनेजर्स की बात करूँ तो दे आर हैविंग लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड दे डिड वेरी आइडियली वेरी वेल, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं इनके मिड कैप परसेंटेजेस की बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल में सबसे ज़्यादा मिड कैप का परसेंटेज दैट इज 76%। सेकंड लार्जेस्ट अगर मैं बात करूँ तो दैट इज कोटक इमर्जिंग इक्विटी विच इज़ एट 74%। और थर्ड में बात करूँ तो एडिलवेज की दैट इज 72%। क्वांट में सबसे कम है दैट इज 68%। और बाकी उनका जो परसेंटेज होगा मोस्टली स्मॉल कैप ही ज़्यादातर टिल्टेड होगा एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न कि कहीं ना कहीं इन्होंने रिस्क अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा के आउट परफॉर्म किया है। वही अगर मैं इनके शार्प रेशो की बात करूँ तो शार्प रेशो इज़ गोइंग टू बी हायर एंड हायर फॉर Motilal Oswal mid cap fund only with 1.62, second largest for Edelweiss mid cap fund 1.55 and third for Quant mid cap fund which is at 1.51। और दैट्स इट यार, मतलब सी दिस इज़ द ओनली पॉइंट कि अगर मैं फंड के परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो जाहिर सी बात है मार्केट कैसा परफॉर्म करता है ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है रादर दैन इन्वेस्टिंग इन एनी मिड कैप फंड। बट येस, इफ़ यू आर समवन हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन मिड कैप फंड देन आई वुड रिकमेंड टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फर्स्ट एंड देन कंसिडर एनी ऑफ द fund or of any of your AMC choice. Thank you so much.